नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का छठा दिन, सतत विकास के लक्ष्य पर चर्चा जारी, तो सत्ता और विपक्ष के विधायक देंगे सुझाव। रानी पोखरी पुल हादसे में बयानबाजी जारी, कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, तो भाजपा नेताओं ने झाड़ा मामले से पल्ला। बागेश्वर जिलाधिकारी विनीत कुमार का औचक निरीक्षण, कपकोट तहसील की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, बकायेदारों से धीमी वसूली पर जताई नाराजगी। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ का आंदोलन, तीसरे दिन भी धरना जारी, तो कर्मचारियों ने रुड़की आरटीओ कार्यालय पर जताया विरोध। उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल, उफान पर नदियां, तो टिहरी गढ़वाल में फिर दरके पहाड़, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 200 से ज्यादा सड़कें बंद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तहत सतत विकास के लक्ष्य पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को बुलाया गया है। उत्तराखंड इस पर चर्चा करने वाला देश का दूसरा राज्य है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा ने इस चर्चा से जो भी सुझाव आएंगे उनकी रिपोर्ट लोकसभा को भेजी जाएगी। दूसरी ओर भविष्य में आने वाली सरकारों के लिए ये सुझाव प्रदेश के विकास का खाका तैयार करेंगे। इस चर्चा के लिए उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को आमंत्रित किया हुआ है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी शैलेंद्र, देखिए सत्ता और विपक्ष के विधायक सुझाव देंगे। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, क्या कुछ अपडेट? हाँ, आयुषी बता दें कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक सदन में 11 बजे पहुंचे और उन्होंने अपने अपने विचार रखे कि उत्तराखंड का विकास कैसे किया जा सकता है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर जमीन, जंगल और पानी, पहाड़ वाला ये राज्य है। यहाँ उन्होंने अपने विधायकों ने विचार रखा कि यहाँ बहुत सारी नदियां उत्तराखंड से निकलती हैं, लेकिन उत्तराखंड में ही पानी की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उत्तराखंड अपने मात्र 7% पानी को ही यूज कर पाता है। तो इस पर भी परिचर्चा हुई, चर्चा हुई कि किस तरह से और उत्तराखंड के जो पानी है इसका उपयोग लाया जाए, ताकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पानी की समस्या है, कृषि भी नहीं हो पाता है और पीने की भी समस्या है। तो उस समस्या को उत्तराखंड के ही जल से इसको दूर किया जाए। दूसरी बात है कि जो यहाँ पर पर्वतीय राज्य है, तो बहुत सारे जो भूमि है वो टुकड़ों टुकड़ों में है, तो इस पर जोर दिया गया कि भू प्रबंधन किया जाए, ताकि चकबंदी के सिस्टम से किसानों को एक जगह उनकी जमीन मिले, ताकि वो खेती अच्छी ढंग से कर सके। साथ ही अगर बात करें तो उत्तराखंड में वन समस्या बहुत है। वन में बहुत सारे जो बंदर होते हैं उनका वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन लोगों से, बंदरों से किस तरह फसल को बचाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। और साथ ही यहाँ पर हॉर्टिकल्चर और सेब की बात करें तो उत्तराखंड में भी सेब का उत्पादन होता है, लेकिन उत्तराखंड के सेब का उस तरह का नाम नहीं है जिस तरह का जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेबों की मांग है बाहर में, जबकि उत्तराखंड में भी अच्छे सेब होते हैं। तो इनके लिए भी बाजार उपलब्ध कराने की बात हुई। आयुषी जी, शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
अल्मोड़ा में पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के निर्देशन में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सघन किराएदार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नगर में कुछ बिहारी मजदूर एवं बाहरी व्यक्तियों का होना पाया गया जो बिना सत्यापन किराएदार के रूप में रह रहे थे। इस दौरान चारों मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रत्येक से 5,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। खबर नैनीताल से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष नितिन कार्की ने जिलाधिकारी धीराज गर्भयाल के माध्यम से एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है और नैनीताल की विश्व में लोकप्रियता का जिक्र करते हुए यहां के बिगड़ते माहौल के बारे में जानकारी दी गई। पत्र में कहा गया है कि नैनीताल में अनियंत्रित तरीके से यूपी में आए लोग अवैध कारोबार और अवैध निर्माणों से लिप्त हैं, जिससे क्षेत्र की शांति भंग होने का भय है। कुछ विगत वर्षों से इतना पॉपुलेशन जो है एकदम से बढ़ गई है और आसपास के जितने क्षेत्र हैं, मुरादाबाद, रामपुर, दड़ियाल और जो भी अन्य क्षेत्र हैं, यहाँ से लोग बड़ी तादाद में नैनीताल में बसने लग गए और उसके अलावा छोटे छोटे रोजगार जैसे गाइडिंग हो या कोई फड़ लगाना हो या अन्य रोजगारों को सीधे आके करने लगते हैं। और उसके बाद जितनी यहाँ भूमियाँ हैं, जो भूमियाँ मंजूर हैं या जिनमें कोई बस्ता नहीं है, उन भूमियों में जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें जाके ये अपने मकान बना लेते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। और नैनीताल शहर में अगर आप आज की स्थिति देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो टूरिज्म बेस्ड ऑक्यूपेशन है उसमें सारे के सारे बाहर के लोग हैं। उत्तराखंड के डोईवाला में हुआ रानी पोखरी पुल हादसा कहीं न कहीं विभाग की बड़ी लापरवाही का नतीजा है। दरअसल महीने पहले 34 लाख रुपए की लागत से पुल की मरम्मत का कार्य किया गया था। इस दौरान पुल के पास से ही खनन सामग्री उठाई गई थी, जिसकी वजह से पुल के किनारे बड़े गड्ढे हो गए। ऐसे में नदी से पानी आने की वजह से पुल की बुनियाद कमजोर हो गई, जिसकी वजह से पुल के 3 ब्लॉक गिर गए। इधर हादसे के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सरकार की जो ठेकेदारों से मिली भगत चल रही है, जो भ्रष्टाचारी यहाँ पे उत्तराखंड सरकार में चल रही है, जो कि ये पुल को बचाने के लिए लाखों रुपए सरकार ने एक ठेकेदारों की मदद से उसमें जो भ्रष्टाचार गतिमान थी और बहुत जल्दी इस पर कार्य प्रारंभ होना था। कुछ वन विभाग की तरफ से पेड़ जो कुछ इशू थे पेड़ के वो भी दूर कर लिए गए थे और इसमें जल्दी ही कार्य शुरू होना था। और जैसे ये घटना घटी तुरंत प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची, हमारे जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और उनकी पूरी टीम और SDRF की पूरी टीम यहाँ पहुँची है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि SDRF के जवान यहाँ तुरंत तैनात हो गए थे और प्रशासन की पूरी टीम एकदम एक्टिव हो गई थी और उन्होंने मौके पर सारी स्थिति को संभाला, मौके पर जायजा लिया। बागेश्वर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कपकोट तहसील का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बड़े बकायेदारों से धीमी वसूली पर नाराजगी जताई और अगस्त समाप्ति तक 40% वसूली के निर्देश दिए। साथ ही लापरवाह कर्मचारी का वेतन आहरण न करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्हें आधार केंद्र का प्रिंटर भी खराब मिला, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उसे जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। यहाँ पे बेसिकली एक तो डिज़ास्टर, क्योंकि अभी आपदा का समय चल रहा है, तो आज यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स वगैरह है उनका भी हमने आज निरीक्षण किया है। तो कुछ इक्विपमेंट्स में ऑयलिंग वगैरह की आवश्यकता है, तो हमने इसमें उनको निर्देश दिए हैं कि सारे इक्विपमेंट्स को एक बार पुनः वापस से एक बार चेक करा लें और सभी जो है चालू हालत में होने चाहिए। साथ साथ में जो RK हैं उनको भी इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी डायरेक्शन दिए कि RK की भी यहाँ पे एक बार ट्रेनिंग करवा दें, क्योंकि उनको इक्विपमेंट्स वगैरह जब वो इशू करेंगे फील्ड कर्मचारी को तो उनको इस संबंध में जानकारी होना चाहिए।
उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पलायन हो रहा है। यहां से लोग रोजगार के लिए मैदानी क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना चलाई है। इसी को लेकर अल्मोड़ा में 78 ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर वहां के लोगों को सरकार की योजनाओं के तहत रोजगार दिया जाएगा। जिला मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि जनपद में 78 ग्राम पंचायतों को अभी तक चिन्हित किया गया है, जहां पर कृषि आजीविका सहित अनेक समस्याएं पाई गई है, जिसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 35 लाख का बजट रखा गया है और ग्राम पंचायत के हर व्यक्ति को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जनपद में लगभग 78 राजस्व ग्राम हैं जो चिन्हित किए गए हैं पलायन की दृष्टि से, जो बहुत संवेदनशील हैं, जहाँ पे कि 50% से अधिक जनसंख्या जो है वो पिछले 2 जनगणना में कम हुई है। इसके लिए शासन द्वारा जो विशेष मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना चलाई जा रही है, इसमें हमें इस वर्ष के लिए हमें लगभग 7 जो ग्राम सभाओं के 16 राजस्व ग्रामों के लिए लगभग 2.25 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। और इसमें जो प्रमुख है कि जिन कारणों से पलायन हुआ है वो हो सकता है कि वहाँ पे कोई सिंचाई की समस्या हो, या वहाँ पे जो है जंगली जानवरों की वजह से जो खेतीबाड़ी नहीं हो पा रही है, या अन्य कोई इस तरह की आजीविका की समस्याएं हैं, इनको आइडेंटिफाई किया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की तरह कदम बढ़ाने के उद्देश्य से काशीपुर में स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के माध्यम से 25 प्रशिक्षणार्थी एवं पोल्ट्री प्रोडक्शन के 20 प्रशिक्षणार्थियों को 1 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद परीक्षा आयोजित की गई। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र पात्रा ने बताया कि मार्च के महीने में स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एवं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए परीक्षा संपन्न कराई गई और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जिसके आधार पर वह किसी भी बैंक से लोन लेकर अपना कार्य शुरू कर सकेंगे। स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया एवं गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय द्वारा जो है किसानों के लिए या बेरोजगार युवाओं के लिए, या जो लोग स्कूल छोड़ चुके हैं जो कि बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने 2 कार्यक्रम चलाए थे जो कि 25 और 20 दिन के थे। एक कार्यक्रम था हमारा वर्मी कंपोस्टिंग पे और दूसरा कार्यक्रम था पोल्ट्री प्रोडक्शन। इसका उद्देश्य ये था कि आज की डेट में अगर हम बात करें कि सभी लोगों की नौकरियां तो है नहीं, तो सरकार ये चाहती है कि हम अपने युवाओं को इस तरह ट्रेन करें कि वो अपना रोजगार खुद प्रारंभ कर पाएँ। तो इसी क्रम में ये जो ट्रेनिंग चलाई गई थी 25 दिन की और 20 दिन की, उसका समापन था। शासन द्वारा उप संभागीय परिवहन विभाग द्वारा तीसरे दिन भी धरना लगातार जारी है। इसी को लेकर कर्मचारियों ने रुड़की आरटीओ कार्यालय के परिसर पर काले फीते बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारियों की मांग है कि वर्ष 2019 में शासन द्वारा नया ढांचा स्वीकृत किया गया था, लेकिन शासन के आदेश के बाद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सहायक पदों को कम दर्शाया गया है, जिसके बाद पदों में हुई कटौती को ठीक करने के लिए परिवहन मंत्री द्वारा आदेश दिया गया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी त्रुटि में कोई संशोधन नहीं किया गया, जिसके बाद उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया है। हमारी मांगे तो जिस तरह से सरकार ने अभी हमारे जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद थे, जो पहले पद थे, उसमें त्रुटिवश अपनी मिस्टेक के कारण उनको घटा दिया गया और वहीं से सुधार होना था। और आज 1.5 साल हो गए, हमने काफ़ी इसमें जोर दिया उसको सही करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज जिनका प्रमोशन होना था, हमारे कई कर्मचारी आज रिटायरमेंट भी हो रहे हैं, उनको बहुत वो हो रहा है, उसमें घाटा हो रहा है। का मेन कारण ये है कि हमारा लगभग जून 2019 में हमारा स्ट्रक्चर पास हुआ था, जिसमें कि स्टाफिंग पैटर्न के तहत हमारे लगभग 307 पद थे। उसमें कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजित किए गए थे। परंतु शासन से लिपिक के त्रुटिवश क्या है, पदों में कम ज़्यादा हो गए, कनिष्ठ सहायक के कम ज़्यादा कर दिए हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के कम कर दिए गए हैं। तो इस त्रुटि के लिए हमने क्या करा कि माननीय मंत्री जी से हमारे माननीय अध्यक्ष जी मिले, हमारे जो देहरादून कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सचिव साहब से भी मिले, उनसे अनुनय विनय किया गया कि भाई ये शासन स्तर से त्रुटि हुई है, इस त्रुटि को सुधार किया जाए।
मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। अल्मोड़ा में सुबह से रिमझिम बारिश शुरू हुई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं काश्तकारों को कृषि व बागवानी में भी लाभ मिलेगा। वहीं मौसम विभाग द्वारा दी गई बारिश के चेतावनी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं सोमेश्वर क्षेत्र में भी सुबह से ही हल्की बारिश होने से एक और मौसम सुहाना हो गया। वहीं किसानों के लिए यह बारिश वरदान साबित हो रही है। बरारी क्षेत्र में मुख्य रूप से धान की फसल होती है और धान की फसल की यहां की मुख्य आजीविका है। वहीं बारिश होने से किसान काफी खुश हैं। आज जो बारिश हुई है हमारे धान के फसल के लिए बहुत बढ़िया बारिश हुई है। आज बहुत दिनों बाद ये बारिश हुई है, इससे हमारी धान की फसल बहुत अच्छी होगी, अच्छी मानी जाती है। इसमें यहाँ पर बहुत अच्छा धान होता है। 10-15 दिनों के बाद बारिश आज हो रही है तो अच्छी हो रही है। हल्की सी जो बारिश हुई है बहुत फसल के लिए बहुत अच्छी होगी, अच्छा धान होगा। हल्द्वानी में भी लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र, हर जगह लगातार हो रही बारिश के कारण मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं और पहाड़ों में कई जगह मार्ग बंद हो चुके हैं। ऐसे में नैनीताल पुलिस ने मैसेज जारी करते हुए लिखा है कि बारिश के कारण डॉन बॉस्को स्कूल के पास नैनीताल हल्द्वानी हाईवे के पास भूस्खलन होने से सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तराखंड के थराली से खबर, रिमझिम बारिश का दौर जारी है। आपको बता दें, रिमझिम बारिश से आमजन को राहत की सांस मिली है, साथ ही गर्मी से भी राहत मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।